गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या सरकारी जमीन पर वसीयत वैध है? सरकारी भूमि पर वसीयत का कानून क्या है? लीगल एडवाइस इन हिंदी, ये आज के हमारे वीडियो का टाइटल है। आज के इस वीडियो में हम जिन कानूनों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर 1 है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 जा, धारा 74, धारा 59 और धारा 63। ये हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित हैं। इसी के अलावा भारत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5, 6, 7, 8 और धारा 54, ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित हैं। इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 और 11, ये सभी धाराएं हमारे आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं। इनसे हमें समझने में मदद मिलेगी कि क्या सरकारी जमीन पर वसीयत वैध है। इसके संबंध में मैंने एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसको मैंने ई बुक के अंदर भी अपलोड करके रखा है। तो सवाल ये उठता है सर सबसे पहले कि क्या सरकारी संपत्ति पर वसीयत वैध है? तो ये वैध है भी और नहीं भी। वैध किस कंडीशन में है कि यदि आपको गवर्नमेंट की ओर से सरकारी भूमि पर पट्टा दिया गया है, उस पट्टे का स्वामित्व सरकार के पास होता है। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा यदि पट्टा दिया गया है तो उसकी स्वामी केंद्र सरकार होगी। राज्य सरकार के द्वारा यदि आपको पट्टा दिया गया है तो उसकी स्वामिनी राज्य सरकार होगी। आपको एक निश्चित अवधि के लिए उस पट्टे का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि हम सरकारी भूमि पर चर्चा कर रहे हैं, तो जिसको भूमि कुछ विशेष वर्गों को विधि अनुसार गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाओं का लाभ देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जो भूमि दी जाती है, वो पट्टे पर कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है। आजीवन उनको उसमें हित रहेगा, या फिर एक निश्चित समय अवधि तक वो उसका उपयोग करेंगे, या वो उस पर भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदान कर दिए जाते हैं कई विशेष कंडीशन में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से की जा सकती है, तो यदि वो पट्टा दिया गया है और पट्टे के तहत भूमि स्वामी अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, तब उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है कि वो उसका विक्रय भी कर सके। और यदि वो विक्रय कर सकने में सक्षम हो जाता है तो विक्रय के बाद तो सर सभी प्रकार के अंतरण वैध माने जाते हैं, जैसे कि वसीयत, दान, और इसको कहना चाहिए कि उत्तराधिकार के जरिए वसीयत जो होती है, वो तमाम उस पर अंतरण के कानून लागू हो जाते हैं। तो और नहीं किस कंडीशन में कर सकता हूं कि यदि उसको पट्टा दिया गया है और पट्टा उसी की जब तक वो जीवित है उसी तक जो है कि उपयोग उपभोग का अधिकार उसको दिया गया है, और उसकी मृत्यु के उपरांत वापस उसका स्वामित्व सरकार में चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का अंतरण उसके द्वारा उसका नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो टाइटल है सर, क्या सरकारी संपत्ति की वसीयत वैध है? तो जी हाँ सर, वैध उस कंडीशन में हो सकती है यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा उस भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया है, उसके भूमि स्वामी अधिकार आपको प्रदान कर दिए गए हैं, आपके खसरा, बीवन, नक्शा, जो आपकी ऋण पुस्तिका रहती है उसमें से विक्रय से प्रतिबंधित शब्द हटा दिया गया और भूमि स्वामी शब्द लिख दिया गया, तो ऐसी दशा में आप उसको विक्रय करने का अधिकार पा लेते हैं। और वो भी आपको सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही उसमें विक्रय का अधिकार आपको प्राप्त होगा। सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष आपको आवेदन पेश करना होगा, उसमें निवेदन करना होगा कि इसमें हमें भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाएं। जब भूमि स्वामी अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे तो राजस्व अभिलेखों में से विक्रय से प्रतिबंधित शब्द हटाकर वहां पर भूमि स्वामी शब्द आपका लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपको सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। उस अनुमति को जब आप रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे, तब उस दस्तावेज को उसमें अपलोड करना होगा। जब आप इस स्टेज तक आ गए, तब आप सरकारी संपत्ति को वसीयत भी कर पाएंगे और किसी भी प्रकार का अंतरण करने के अधिकारी होंगे। लेकिन सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। यदि सक्षम अधिकारी के द्वारा आपको उसके विक्रय की अनुमति दे दी गई, तो विक्रय में तमाम प्रकार के अंतरण आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे कि धारा 5 संपत्ति अंतरण अधिनियम भी है। उस पर जाने से पहले मैं आपको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 जा पर बता देता हूँ। इन शब्दों को हमने कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। जब हम इन शब्दों की परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो ये परिभाषाएं स्वयं बोलती हैं कि ये कहना क्या चाह रही हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी संपत्ति पर आपको स्वामित्व नहीं है तो आप दूसरे को भी अंतरित नहीं कर सकते। यदि आपको किसी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक है, आप विधि अनुसार उसके मालिक हैं, तब आप उसको अंतरण के द्वारा दूसरे को भी प्रदान कर सकते हैं। धारा 2 जा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की बताती है, पहले मैं आपको वर्ड टू वर्ड सर पढ़ के बता देता हूं।
बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जो कि हमारे टाइटल से संबंधित है। इसमें बताया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में विल की परिभाषा जो दी गई है सर, वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में, मैं रिपीट कर रहा हूं सर इस बात को, अपनी संपत्ति के बारे में ये शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है, ये धारा खुद बोल रही है अपनी संपत्ति। क्या पूरी परिभाषा क्या कहती है कि वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किए जाने की वांछा करता है। कौन सी संपत्ति सर? अपनी संपत्ति। ये बुक में परिभाषा इसकी दी गई है, अपनी संपत्ति इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका कहने का आशय ये हुआ कि उस संपत्ति के आप मालिक हैं, ना कि सरकार मालिक है या कोई और मालिक है। क्योंकि यदि वो आपकी अपनी संपत्ति नहीं है तो आप उसकी वसीयत नहीं कर सकते। अगर ये कानून नहीं बना होता तो कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी का अच्छा बड़ा मकान देखता, जब वो सुबह उठता नींद से कि इसने तो 1 करोड़ का मकान बना लिया है, तो क्यों ना मैं इसको वसीयत करके मेरे बेटे को दे देता हूँ। भाई कानून अगर नहीं बना होता तो लोग ऐसा भी कर सकते थे कि वो सुबह उठता और उसके मन में विचार आता कि अरे मैं वसीयत कर देता हूँ तो मेरे पुत्र को मेरे मरने के बाद ये मकान प्राप्त हो जाएगा। नो सर, उसका उस मकान का मालिक आपका पड़ोसी है, तो उसको आप वसीयत नहीं कर सकते। ये एक उदाहरण देके मैंने आपको बताया है कि जिस संपत्ति के आप मालिक हैं उसी की आप वसीयत भी कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर किसी संपत्ति के मालिक है तो उसकी वसीयत विधि अनुसार वैध नहीं होगी, लेकिन एक प्रोसेस के तहत यदि आपको उसमें मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है तब आप उसको विक्रय के अधिकार भी पा लेते हैं, और विक्रय के जब आप अधिकार पा लेते हैं तो तमाम अंतरण के राइट्स आपको उसमें प्राप्त हो जाते हैं। इसमें धारा जो 2 में है सर, ये परिभाषा स्वयं ही अपने आप में बोलती है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, इसमें धारा 59 भी है, धारा 63 भी है और धारा 73 भी है। धारा 73 में जो विल की परिभाषा बताई गई है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में, कि उसके लिए कोई शब्द नहीं बनाए गए, एक आशय स्पष्ट होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट पता लगना चाहिए कि दस्तावेज बोल क्या रहा है। आपने उसमें सही संपत्ति का उल्लेख किया है, नाम पते सही लिखे हैं जिसको आप दे रहे हैं, गवाहों के सही नाम पते लिखे हुए हैं। धारा 59 के तहत व्यक्ति का स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 के तहत स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है। बालिग होने से मतलब है जो वैश्यता अधिनियम 1875 की धारा 3 में 18 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई है उसका 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। 63 में 2 स्वतंत्र साक्षी होना आवश्यक है जो वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा की पुष्टि करें और वसीयतकर्ता के समक्ष उस वसीयत पर वो दस्तखत करेंगे और उन गवाहों के समक्ष वसीयतकर्ता उस पर दस्तखत करेगा। और यदि उस वसीयत को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अदालत में वो साक्षी गवाही भी देंगे कि हाँ ये वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा थी, उसने हमें बताया भी था और हमने इस पर दस्तखत भी किए थे, तो उसको अदालत के द्वारा भी विधि अनुसार मान्य किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी संपत्ति अपने वारिसों में बांटने के लिए अंतिम इच्छा पत्र लिखते हैं। जैसा कि अंतिम इच्छा पत्र के मूल्य और महत्व को बताने के लिए मैंने अक्सर वीडियो में 2 लाइन बताई हैं कि लिखा है जो कागज पर वो आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, जब आदमी वसीयत लिखता है तो उसको लोक परलोक सभी दिखाई देने लगते हैं, वहां तक की सोचने लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति को लेकर मेरे वारिसों में कोई विवाद उत्पन्न ना हो। अब वो उसका मालिक है तो वो वसीयत लिख सकता है। यदि उसने किसी गवर्नमेंट की भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए है तो वो उसकी वसीयत नहीं लिख सकता। वो एक अवैध कब्जाधारी है और गवर्नमेंट की प्रोसेस के तहत उस पर जुर्माना भी होगा और विधि अनुसार नोटिस देके उसका कब्जा कभी भी किसी भी क्षण हटाया जा सकता है। ये एक अवैध कब्जाधारी की स्थिति है और एक पट्टे दी गई भूमि की स्थिति अलग हो जाती है। एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट की खुली पड़ी रिक्त भूमि पर जो कब्जा कर लिया, जबकि उसको कोई पट्टा या विधि अनुसार कोई आवंटन उसको नहीं किया गया, तो वो अवैध कब्जाधारी की श्रेणी में माना जाएगा। वो कभी भी उसकी वसीयत नहीं कर सकेगा, किसी भी कंडीशन में उसकी वसीयत नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट के द्वारा किसी योजना के तहत विशेष वर्ग को भूमि दी गई है, आवंटित की गई है, पट्टे पर दी गई है, और यदि उसको भूमि स्वामी अधिकार प्रदान हो जाते हैं, तब वो एक विशेष प्रक्रिया के तहत उसकी वसीयत भी कर सकता है, विक्रय भी कर सकता है और अंतरण भी कर सकता है। अब इसमें जो धारा 59 है सर, उस पर भी मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिल की परिभाषा तो मैंने बता दी, क्योंकि हम इन शब्दों को जब पढ़ते हैं तो शब्द स्वयं बोलते हैं और ये शब्द क्या बोल रहे हैं उसी को बताने के उद्देश्य से ये धारा की मैं आपको इसमें से पढ़ के बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59। विशेष तौर से मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें भी वही शब्द इस्तेमाल हुआ है जो धारा 2 में इस्तेमाल हुआ है, अपनी संपत्ति। मैं पढ़ देता हूँ प्रारंभ की, ताकि हमारा जो वीडियो से टॉपिक है उस पर हमारा मुख्य बात हम समझ सकें कि आखिर ये किस प्रकार से वैलिड होगी।
विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति अध्याय 2 में विल और क्रोध पत्र के बारे में बताया गया। प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। सर फिर फोकस कर रहा हूं मैं इस पे, अपनी संपत्ति, ना कि किसी और की, ना कि पड़ोसी की, ना कि सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा की हुई संपत्ति, अपनी संपत्ति का वो जो है कि वसीयत कर सकेगा। समर्थ में स्पष्टीकरण में 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं और इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी मेरे चैनल पर बनाए हैं जो अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि स्वस्थ चित्त और बालिग होगा। धारा 63 में 2 गवाहों की उपस्थिति नेसेसरी इसमें बताई गई है और 2 स्वतंत्र साक्षी का होना इसमें आवश्यक है। और कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसको वसीयत की गई है जिसके पक्ष में, वो उसमें गवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसको गवाह वो बन जाता है तो धारा 67 पे मैंने अभी पिछला जस्ट वीडियो बनाया है कि क्या वसीयत पर वसीयत गिरीता के दस्तखत आवश्यक हैं, जरूरी है? नो सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि वो भूलवश या किसी के बहकावे में आकर या नादानी में या अज्ञानतावश दस्तखत कर देता है तो उसका परिणाम ये होगा कि वो उस संपत्ति में वो हित प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। वसीयत तो वैलिड रहेगी, दूसरे लोग बराबर हिस्सा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो अपना अधिकार खो देगा। ये धारा 67 कहती है। मैंने इस पे एक पिछला वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अब हम इसमें जो सबसे मुख्य बात है सर, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की भी कुछ धाराओं को देख और समझ लेते हैं जो कि हमारे टाइटल से ही संबंधित है। धारा 5 के बारे में सर मैं आपको बता देता हूं संपत्ति अंतरण अधिनियम की, कि इसमें संपत्ति के अंतरण की परिभाषा दी गई है। एक सिंपल सी परिभाषा है, आप देख रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम। चूंकि हमारा टॉपिक है सर क्या सरकारी संपत्ति की वसीयत वैध है, ये सभी कानून उसी से संबंधित हैं और उस कानून में किस प्रकार से संबंधित है मैं आपको पढ़ के बताता भी जा रहा हूं। धारा 5 में अंतरण की परिभाषा है। इसमें बताया गया है कि कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य कहा जाता है। इसमें सिर्फ परिभाषा दी गई है सर, और कुछ नहीं बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि अपनी संपत्ति की किसी और की, सिर्फ अंतरण की परिभाषा बताई गई है। इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या जंगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या ना हो, आता है। किंतु एक सीमन अंतर्विष्ट कोई भी बात कंपनियों, संगमों या व्यक्तियों के निकायों को या के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण से संबंधित किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये इसकी परिभाषा में स्पष्ट बताया गया है। अब मामला ये आता है सर कि संपत्ति अंतरण के बारे में तो बता दिया गया है, लेकिन अब क्या अंतरित किया जा सकता है? सवाल ये उठता है कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोगों के मन में भी पैदा होता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि सरकारी जमीन हमारे पास में तो क्यों ना हम इसको वसीयत कर दें या विक्रय कर दें। उनके मन में वसीयत का भी सवाल उठता है और विक्रय का भी सवाल, क्वेश्चन मन में आता है। हर आम व्यक्ति के मन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है, तो उसी का मैं जवाब सर आपको कानून के तहत आज दे रहा हूं कि वसीयत पे वो तब आते हैं जब उनको घूम फिर के वो थक जाते हैं कि विक्रय नहीं हो सकता इसका। कई लोग तो जा ही नहीं पाते हैं उस प्रोसेस तक कि क्या विक्रय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि वो पहुंच भी जाते हैं और उनको पता लगता है या वो उनको इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि विक्रय नहीं की जा सकती, तब वो सोचते हैं कि वसीयत का तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है नहीं। कहीं ना कहीं से उनको जानकारी मिल जाती है कानून की कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री 2 दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। नॉन टेस्टेमेंट्री दस्तावेजों के बारे में क्या बताया गया है कि वो निर्वसती जो वसीयत नहीं है, जैसे कि विक्रय विलेख, हिबानामा आदि, इन सब का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और विक्रय की संपत्ति का विक्रय का मुख्तियारनामा उसका भी आवश्यक है। ऐसे कई दस्तावेज हैं जो इसमें बताए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा तो उनको उस पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। स्टाम्प ड्यूटी, रसीद सभी अदा करना होगी। वर्तमान में संपदा 2.0 जो है कि मध्य प्रदेश में बना दिया गया और ऑल इंडिया में भी अलग अलग स्टेटों के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चालू है। हम चूंकि धारा 6 पे बात कर रहे थे हमारे टॉपिक पे कि क्या अंतरित किया जा सकता है, धारा 6 में सर बताया गया है। इसमें कुल 10 प्रकार बताए गए हैं जो अंतरित किए जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारे टाइटल से संबंधित है, वो इसका गा है। मैं उसी को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। गा में ये है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इसकी धारा 6 की उपधारा गा जो हमारे टाइटल से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि संपत्ति में का ऐसा हित जो उपयोग में स्वयं स्वामी तक निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा हित जो स्वामी तक ही निर्बंधित है, मतलब जैसे कि पट्टा दिया गया उसके जीवन भर के लिए,
कि उसकी मृत्यु के बाद ये वापस इसमें मालिकाना गवर्नमेंट का प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति का मामला है तो उसको अंतरित नहीं किया जा सकता। और यदि वो उसको पट्टा इस प्रकार से दिया गया है कि उसके जीवन पर्यंत दिया गया और फिर उसके बाद उसमें उसको भूमि स्वामी भी घोषित कर दिया गया, वो कलेक्टर महोदय के सॉरी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसको अनुमति भी प्रदान कर दी गई, तब वो सक्षम हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करवा लेवे। अब जब रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करने का राइट्स उसको मिल गया तो उसके बाद सर वो उसका वसीयत, अगर वो ना चाहे तो ना बेचे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार के आधार पर उसके बच्चों के नाम लगेगी। लेकिन वो चाहता है विक्रय करने का तो उसकी भी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, और वो उसकी वसीयत भी चाहता है तो अपने बच्चों में उस प्रकार से उसकी वसीयत को भी वो लिख सकता है। सरकारी जमीन की भी वसीयत लिख सकता है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होगी तब, ऐसे नहीं जो मैंने आपको बताया कि पड़ोसी का मकान अच्छा 1 करोड़ का है तो हमने सोचा कि चलो इसकी वसीयत कर देते हैं, गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा कर लिया तो चलो उठा के इसकी वसीयत कर देते हैं। तो ऐसा कोई कानून नहीं है, उसका स्वामी सरकार है, गवर्नमेंट है, चाहे राज्य सरकार है केंद्र सरकार, और हमेशा मालिक वही बनी रहती है। अब इसमें सर अगली धारा देख लेते हैं, ये जो मैंने आपको बताई धारा 8 में बताया गया है कि अंतरण यदि आपने किया तो उसका प्रभाव क्या होगा। 6 में तो ये हो गया, और 7 में भी सर जो महत्वपूर्ण प्रावधान या सरकारी संपत्ति की वसीयत वेद है, तो ये अंतरण से ही संबंधित आपका क्वेश्चन है सर। आप मालकाना हक देना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को, लेकिन वसीयत के जरिए। कोई देना चाहता है रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए, कोई देना चाहता है उत्तराधिकार के जरिए, कोई देना चाहता है हिबानामा या दान पत्र के जरिए, कोई देना चाहता है हक त्याग पत्र के जरिए। ये सभी अंतरण के प्रकार ही हैं अलग अलग। अब आपके मन में आया प्रकार आया तो उसका जवाब आपको मिलता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 7 में कि अंतरण करने के लिए सक्षम कौन होंगे। परिभाषा खुद बोलती है सर, शब्द खुद बोलते हैं। मैं आपको इसको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं पढ़ के। अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो। सर यहां मैं स्टॉप लूंगा एक, अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो मतलब वो उस पर मालकाना हक रखता हो, उसका स्वामित्व हो उसको, वो व्यक्ति उसका अंतरण करने में सक्षम होगा। आगे क्या कहती है धारा, हर व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो या अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है वे इनके लिए प्राधिकृत हो, मतलब वो उसकी अपनी नहीं है तो उसको कहीं से कोई अधिकार दिया हो, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, मुख्तियारनामे के जरिए उसको अधिकार दिया गया हो तो भी वो अंतरित कर सकता है उसके जरिए। अंतरण पूर्णता या भागता तथा आंतरिक रूप से सशर्त उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अनिज्ञात और विहित करने के लिए सक्षम होगा। मतलब यदि उसको किसी विधि के तहत अधिकार प्राधिकृत कर दिया गया है कि इसको आप हर प्रकार से अंतरण करने के अधिकारी हैं, तो वो उसको अंतरण करने में सक्षम माना जाएगा। वो व्यक्ति को धारा 7 में परिभाषित किया गया है, और इसमें जो एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है कि संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, धारा 7 में। अब संविदा करने के लिए सक्षम कौन होगा सर, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 और 11 संविदाएं, धारा 10 में बताया गया है कि संविदाएं करने के लिए सक्षम कौन है या संविदाएं किस प्रकार से वैध होंगी। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा है, मतलब विधि के अनुसार जो करार किए जाते हैं वे संविदा कहलाते हैं। और इसको जो बुक में बताया गया है, क्योंकि हम बीच में सर ये टॉपिक आ गया, इसको भी बता देता हूँ। धारा 10 में कौन से करार संविदा है, तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार संविदा है। विधि से मतलब यह है कि किसी भी कानून के तहत उनको रोका ना गया हो, जैसे कि गवर्नमेंट की संपत्ति को विक्रय करने से रोक प्रदान किया गया है, भू राजस्व संहिता में भी बताया गया है। और अन्य ऑल इंडिया में जो अन्य स्टेट्स हैं जो सभी में जो राजस्व भू राजस्व संहिता लागू होती है उसमें अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं कि जब तक सक्षम प्राधिकारी अनुमति ना दे तो उसका विक्रय अवैध होगा, तो उसकी संविदाएं भी नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार से 11 में संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, बालिग व्यक्ति है, स्वस्थ चित्त व्यक्ति है, वो विधि पूर्ण संविदा करने में सक्षम माना गया। और यदि विधि विरुद्ध उद्देश्य को रखते हुए विधि विरुद्ध तरीके से संविदा की जाती है तो शून्य मानी जाएंगी। धारा 24-25 में इसके बारे में बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट का भी सर मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि विधि द्वारा प्रवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब व्यक्ति को संविदा करने की ही अनुमति नहीं है, विधि विरुद्ध संविदा, तब अंतरण का तो सवाल उसके बाद आता है सर। मतलब कोई व्यक्ति सक्षम है, मालिक है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का अनुबंध कर रहा है, तब सेकंड स्थिति वो उसकी विक्रय विलेख के बारे में देखी जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है
धोखेबाज और चीटर लोग जो है कि सीधे साधे भोले भाले लोगों को कहते हैं कि जगह के हम मालिक हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं करते हैं और एग्रीमेंट लिख लेते हैं। कई बार तो उसकी नोटरी भी करवा ली जाती है। अब एग्रीमेंट तो उनके द्वारा लिख लिया गया, विक्रेता बन गया विक्रेता, पता लग रहा है कि जो है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नाम किसी और का। अब आप उस पर दावा भी लगा देंगे तो संविदा का पालन कैसे करवा पाएंगे सर? क्योंकि मालिक तो कोई और है। यदि वो सहमति देता, कोई अधिकार देता उसको, तब तो फिर माना जाता कि वो उसको विक्रय करने का एग्रीमेंट आपसे कर सकता है और रजिस्ट्री भी आपसे करवा सकता है। जैसा कि धारा 17 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 में उस पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। ये 17 में बताया गया है। उसके बाद ही उसको ये समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि वो चलते फिरते बोल देगा और उसको राइट्स मिल जाएंगे। तो इसमें एक उदाहरण भी बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा किराए का संग्रह किया जाना और भूमि स्वामी की संपदा का प्रबंधन किया जाना। मतलब आप यदि किसी के मकान में किराएदार हैं तो किराएदार ही रहेंगे आप सर उम्र भर। आप उसके मालिक कभी नहीं बन सकते। आप उसकी वसीयत भी नहीं कर सकते, आप उसको बेच भी नहीं सकते, आप उसका हिबा भी नहीं कर सकते, ना गिरवी रख सकते हैं, ना उसको किसी को हक त्याग दे सकते हैं। कोई अधिकार आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो संपत्ति का मालकान हक आपका है ही नहीं। धारा 7 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत आपको कोई राइट्स नहीं है उसको अंतरित करने का, धारा 5, 6, 7 के तहत। क्यों? क्योंकि सरकारी संपत्ति की मालिक सरकार है। उस संपत्ति का मालिक जिसका कोई और है, आप उसको नहीं बेच सकते। ये कानून बनाए गए हैं सर, क्योंकि ये कानून अगर नहीं होते तो इतनी अराजकता फैल जाती कि मतलब व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा मारपीट के अलावा कोई कुछ रास्ता ही नहीं मिलता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली कहावत हो जाती सर। एक व्यक्ति कह देता है संपत्ति मेरी है, वो कहता है भाई साहब ये आपकी नहीं है, भाई साहब ये मेरी संपत्ति है, मैं मालिक हूँ। वो लठ लेके आ जाता, 10 लोगों को लेके आ जाता, वो संपत्ति छीन लेता। तो ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो। यदि वो ऐसा अन्याय करता है तो उसके लिए फिर अदालत है, कोर्ट है, थाना है, फौजदारी के मुकदमे उस पर कायम होंगे। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34, जिसमें यदि आप किसी विधिपूर्ण हक रखते हैं किसी बात का तो अदालत से उसकी घोषणा का भी आप दावा लगा सकते हैं। ये सारे कानूनी अधिकार इसलिए बनाए गए हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो और कोई व्यक्ति अन्याय कर भी ना सके। यदि आप सरकारी संपत्ति की वसीयत लिख के अपने घर में बैठ भी जाते हैं, पहली बात तो रजिस्ट्रार कार्यालय में आप जाएंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। नोटरी वकील साहब के पास भी जाएंगे तो नोटरी वकील साहब भी उस पर आपको मना कर देंगे। तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप चाहते हैं कि हम चुपचाप घर पे लिख के रख लें उसको, पेटी में संदूक में ताला लगा के, तो रखे रखें सर। आप कौन आ रहा है देखने? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक कहावत आपने सुनी होगी। रख लें आप। अब जब आपकी मृत्यु के बाद उसको खोला जाएगा और आपके बच्चे लेके उसको जाएंगे गवर्नमेंट विभाग में और कहेंगे कि हमारे पिताजी ने हमें वसीयत कर दी है ये, और उसकी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, उसमें कौन मालिक है देखा जाएगा, और जब सरकार उसकी मालिक मानी जाएगी तब उसका परिणाम आपके सामने स्पष्ट होगा और उसको शून्य माना जाएगा। तो ये परिणाम कब होगा सर? जब सालों बीत जाएंगे। हो सकता है 10, 20 साल, 30 साल बाद वो स्थिति सामने आए। तो इसलिए हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी कानून की होना आवश्यक है कि आखिर ये किस प्रकार से विधि विरुद्ध है और किस प्रकार से विधि अनुसार हो सकता। आप यदि चाहते हैं उस कार्य को करना तो आपको उस प्रोसेस को अपनाना होगा, जो मैंने आपको वीडियो में पूरी जानकारी आपको अभी प्रदान की है। बात आती है सर धारा 8 संपत्ति अंतरण अधिनियम की, कि अंतरण का प्रभाव क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति विधि अनुसार उस संपत्ति का मालिक है और वो उसको अंतरित करता है तो वो उसके समस्त अधिकार जो उसको प्राप्त हैं वो अंतरित को मिल जाएंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत विक्रय विलेख आपने निष्पादित किया तो उस संपत्ति के उपयोग उपभोग के जो भी अधिकार थे वो सब ट्रांसफर होकर अंतरित को चले जाएंगे। और यदि आपको कोई अधिकारी नहीं है तो आप उसका विक्रय भी करने के अधिकारी नहीं होंगे। तो धारा 8 में अंतरण का प्रभाव बताया गया और धारा 54 में विक्रय की परिभाषा बताई गई है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे टाइटल से संबंधित है, क्योंकि शब्द खुद बोलते हैं सर, परिभाषाएं स्वयं बोलती हैं। एक परिभाषा जिसको आप मान लें कि एक चाबी है और बुक बुक यदि ताला है तो ये परिभाषा उसकी चाबी है। यदि आपने परिभाषाओं को समझ लिया तो बुक रूपी ताले को खोलने में आपके लिए आसानी होगी। यदि आपने परिभाषाओं को ही नहीं समझा तो आप उससे कोई लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस परिभाषा का बुक में कई जगह इस्तेमाल होता है। अब यदि उसकी आपको परिभाषा मालूम है तो आप समझ पाएंगे कि इसका आशय और अर्थ क्या है। तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, मैंने बीएनएस की धारा 2 पे 39 परिभाषाओं पे अलग अलग वीडियो बनाए सर, प्रत्येक परिभाषा पे।
और उसके मूल्य और महत्व को बताने के लिए मैंने अक्सर ये दो लाइनें कही हैं कि तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तो ये परिभाषा ही बताएगी कि क्या सरकारी संपत्ति की वसीयत वैध है। उसका जवाब तो सर मैं दे चुका हूं, लेकिन ये परिभाषा ही खुद बोल रही है, आप ध्यान से सुनिएगा। विक्रय की परिभाषा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54। विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है। मैं यहाँ रुकूंगा सर एक बार। किस चीज का अंतरण है? स्वामित्व का अंतरण है। यदि आपके पास स्वामित्व है ही नहीं तो आप उसका अंतरण भी नहीं कर सकते। यदि उसकी स्वामी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसको बेचने का या वसीयत करने का। इसी प्रकार से आपके पड़ोसी की बिल्डिंग का मालिक पड़ोसी है, आप उसको नहीं बेच सकते। सरकारी जमीन पे आपने अवैध कब्जा किए हुए है, आप उस जमीन को नहीं बेच सकते, ना ही उसकी वसीयत कर सकते हैं। तो इसमें जो शब्द में बताया, विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, या जिसके देने का वचन दिया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, या जिसके भाग देने का वचन दिया गया हो। ये इसमें स्पष्ट बताया गया विक्रय कैसे किया जाता है। ऐसा अंतरण जो 100 रुपए और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। मतलब 100 रुपए से ऊपर की कीमत है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 100 रुपए से नीचे की है तो उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में इसमें नेसेसरी नहीं बताया गया है। 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्री कर लिखित द्वारा या संपत्ति के परिधान के द्वारा किया जा सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट इसमें बताया गया है। मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता, क्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा दिया गया हो। कब्जे का परिधान भी आवश्यक है। और जो है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप जाते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो वहाँ रजिस्ट्रार साहब यही बात पूछते हैं विक्रेता से कि आपको पूरा विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया जो लिखा हुआ है। उनका वो कहता है हाँ सर मुझको प्राप्त हो गया। आपने कब्जा दे दिया? उनका दे दिया। कोई आपको इसमें कुछ कहना तो नहीं है? वो कहता है सर मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, मैंने राजी खुशी से मेरी संपत्ति विक्रय की है। उसके बाद फिर डिजिटल सिग्नेचर लिए जाते हैं, डिजिटल फोटो खींचे जाते हैं। ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक क्यूरी रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा इतनी की जाती है। लेकिन रजिस्ट्रार महोदय को किसी भी प्रॉपर्टी की मालकाना हक को जांचने का अधिकार नहीं होता। वो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्ट्री कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति मालिक है या नहीं, ये यदि विवाद उत्पन्न होता है तो फिर व्यक्ति सिविल न्यायालय में जाता है। वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत दावा फिर वहां लगाया जाता है। फिर ये प्रश्न होगा, ये सिविल न्यायाधीश महोदय जज साहब डिसाइड करेंगे कि रजिस्ट्री वैध है या अवैध है। ये रजिस्ट्रार साहब जो प्राइमा फेसी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि खसरा विवरण, नक्शा ऋण पुस्तिका में आपका नाम दर्ज है, नगर पालिका में आपका नाम दर्ज है, या यदि आपने किसी से संपत्ति खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री आपसे मांगी जाएगी, या आपकी पैतृक खानदानी चली आ रही है तो उत्तराधिकार के आधार पर आपका उसमें उल्लेख रहता है। तो इन सब के आधार पर वो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन कर दिया जाता है। तो इसमें जो ये परिभाषा में बताया गया है कि संविदाओं के बारे में आगे बताया कि स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा, या वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भी भार सृष्ट नहीं करती। तो ये सर इसमें स्पष्ट बताया गया है। इसको भी मेरे पढ़ने का मतलब जो आपको मुख्य फोकस था बताने का वो यही था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में भी स्वामित्व का अंतरण, यदि उसके पास स्वामित्व है तो उसका अंतरण किया जा सकता है। धारा 7 में सक्षम कब होगा? जब वो उसको अंतरण करने का हकदार होगा। हकदार किस तरीके से होगा? या तो वो मालिक है या उसको किसी तरीके से अधिकार दे दिया गया हो। अंतरण का प्रभाव क्या होगा? वो उसी प्रकार से मालिक होगा जिस प्रकार से आप मालिक थे। धारा 5 में परिभाषा बताई गई है। धारा 6 में बताया गया स्पेशली कि यदि वो उसको खुद को अधिकार उसकी उम्र भर तक सीमित है तो फिर वो उसको किसी भी प्रकार से अंतरण नहीं कर सकता। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है जो हमारे आज के प्रश्न के सवाल के जवाब में जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और इसी प्रकार से मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17, तो उसके संबंध में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि उपयोगकर्ता को सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जनजाति से अन्य के मध्य हस्तांतरण, विनिमय, दान के संव्यवहार के प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। वह कृपया आवश्यक अनुमोदन अतिरिक्त अपलोड सेक्शन में अपलोड करें। ये बिल्कुल रजिस्ट्री के प्रावधान में नेसेसरी है। इसमें शर्त लिखी जाती है कि ये जो है कि अनुमति ले ली गई है और दस्तावेज इसमें अपलोड करा जाता है। अब एक वो व्यक्ति जो उस विशेष वर्ग का नहीं है जिसको भूमि आवंटित की गई है, तो वो अगर सरकारी जमीन रखे हुए है तो वो तो अवैध कब्जाधारी ही माना जाएगा।
सिर्फ वो व्यक्ति, वो विशेष वर्ग जिसको गवर्नमेंट की ओर से भूमि आवंटित की गई है, तब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी भूमि की वसीयत वैध है। तब सवाल उठेगा सर। एक व्यक्ति जो कब्जा किए हुए बैठा है वो अवैध कब्जाधारी है, वो कभी उसका मालिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो उसको आवंटन किया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107, 8, 9 में पट्टे की परिभाषाएं बताई गई है, भू राजस्व संहिता में भी बताई गई है, और जो पट्टा दिया जाता है उसमें ही पूरी नियम और शर्तें लिखी रहती हैं कि ये किस प्रकार से लागू होगा। उसको पढ़ने के बाद ही पता लग जाता है। तो अक्सर लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि सरकारी जमीन का उनको पट्टा मिल गया तो अब कैसे इसको बेच दें या वसीयत कर दें। ये इस कोशिश में अक्सर लोगों को लगे हुए रहते मैंने देखा है। और कई लोग मुझसे भी सवाल करने आते हैं ये वाला कि सर क्या हम इसकी वसीयत कर दें या हम इसको बेच दें। तो उसकी कानूनी प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर का यदि पालन किया जाएगा तो आप उस सरकारी जो भूमि है जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, सक्षम प्राधिकारी से जो गवर्नमेंट के ही द्वारा नियुक्त किया गया है, उसी के नियमों के तहत, गवर्नमेंट के नियमों के तहत जब आपको अनुमति दे देंगे तब आप उसको विक्रय करने में सक्षम माने जाएंगे। और जब आप विक्रय करने में सक्षम माने गए, मतलब विक्रय करना मतलब अंतरण का सबसे प्रमुख तत्व है विक्रय सर, जिससे मालकाना हक दिया जाता है हिबानामे के जरिए भी, और जो है कि हक त्याग पत्र के जरिए भी, और उसके अलावा जो है कि आप कह सकते हैं कि वसीयत के द्वारा भी। ये सभी एक अंतरण के तरीके हैं, लेकिन यदि विक्रय का अधिकारी आपको मिल गया तो आप तो जंग जीत गए सर, आपको सारे अधिकारी प्राप्त हो गए। तो हमारे सर आज के जो वीडियो का टाइटल है उसके ऊपर मैंने एक ई बुक भी लिखी है। ई बुक सर जो मैं लिखता हूँ वो एक पीडीएफ है। कई मेरे व्यूवर्स कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं उससे कर लेते हैं। वो कोई कानून की किताब नहीं है सर, आपको बता दूं। जो भारत सरकार ने कानून लिखे हैं वो अपनी जगह लिखे हुए हैं। उन कानूनों में से जो आपके लिए उपयोगी कानून है उन्हें छांट के एक जगह में संग्रहित करता हूँ। वो कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है, ये कोई दावा नहीं है। आपके सामने आपकी केस और परिस्थिति के हिसाब से आपको आपके कानूनी विशेषज्ञ, आपके वकील साहब से सलाह लेना होगी, और कानून के हिसाब से ही आपको चलना होगा। लेकिन एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की एक मेरी कोशिश है। तो मेरी जो ई बुक रहती है सर वो एक मात्र पीडीएफ होती है जिसमें उन कानूनों का संग्रह होता है। कई व्यूवर्स मुझसे ऐसी अपेक्षा भी रखते हैं कि मैं पूरी बुक की तरह ही उनको, तो सर बुक की तरह तो प्रिंट होना पॉसिबल नहीं है। ये एक पीडीएफ है जो मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किया जाता है, और इस ई बुक का जो पीडीएफ है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में अपलोड कर दूंगा। वो ई बुक डाउनलोड करके आपको दिखाई देगी लिंक। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन वहां दिखाई देगा। मात्र 199 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। मैं अभी आगे की जानकारी आपको बुक के अंदर से ही दूंगा, और बुक के अंदर से भी देने का मेरा मतलब यही है कि मैं जब जानकारी दूंगा, पूरी बुक से परिचित करा दूंगा, तो आपको वही मैटर जब आप खरीदेंगे तो आपको प्राप्त होगा। तो आपके मन में से ये संशय निकल जाएगा कि आखिर हम जो चीज खरीद रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा। इसलिए यदि आपको देखने और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि वो आपके लिए उपयोगी है, तभी आप उसको सर परचेस करें। मैं उस बुक के अंदर से जानकारी भी इसीलिए देता हूं। तो आइए सर अब हम आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूं। आइए सर, देख रहे हैं ई बुक, क्या सरकारी जमीन पर वसीयत वैध है, सरकारी भूमि पर वसीयत का कानून, लीगल एडवाइस इन हिंदी। ये हमारी ई बुक का टाइटल है, और यही हमारे वीडियो का शीर्षक भी रहेगा। इसमें सरकारी जमीन पर वसीयत कर सकते हैं या नहीं, जानिए पूरा कानूनी सच। सरकारी जमीन पर वसीयत वैलिड है या नहीं, कानूनी सलाह। गवर्नमेंट लैंड पर विल बनाना लीगल है क्या, पूरी जानकारी हिंदी में। क्या सरकारी संपत्ति पर वसीयत मान होती है, लीगल विल। ये जो है कि वीडियो का टाइटल है। इसके नीचे सर डिस्क्लेमर है, और उसके बाद फिर इसका जो है कि प्रस्ताव है मेरे द्वारा लिखा गया। उसके बाद फिर विषय सूची है, अध्याय 1 में है क्या सरकारी संपत्ति की जा सकती है, सरकारी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। अध्याय 2 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर कि 21 नवंबर 2003 को अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति और अन्य क्या कहता है अनुसूचित जनजाति की भूमि के विक्रय के संबंध में। ये सर मैंने विशेष तौर से इसलिए शामिल किया है कि ये आप समझ सकें इस बात को कि क्या सरकारी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। हमारा क्वेश्चन ये है। तो ये जो न्याय दृष्टांत है इसमें ये विशेष तौर से बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति की यदि भूमि का विक्रय किया जाएगा तो वो प्रतिबंधित है, उस पर कानूनी रोक लगी हुई है।
किसी अन्य को यदि किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ के भी बताया था मेरे रजिस्टर के अंदर से ही, कि उसके लिए आपको सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सरकारी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, जब ये सवाल आएगा तब ये बात निश्चितता ही सामने आएगी कि वो या तो अनुसूचित जाति जनजाति या विशेष वर्ग का है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा भूमि आवंटित की गई है। वहीं ये क्वेश्चन अप्लाई होगा कि क्या सरकारी भूमि पर वसीयत विधेयक है। वहीं ये क्वेश्चन अप्लाई होगा क्योंकि उनको दे दी गई है। अब यदि उनको भूमि स्वामी अधिकार प्रदान कर दिए गए तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके उसको विक्रय भी कर सकते हैं। लेकिन वो अवैध कब्जादारी जो उस वर्ग में नहीं है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा भूमि आवंटित की गई है, वहां पर ये क्वेश्चन पैदा ही नहीं होगा कि क्या सरकारी संपत्ति की वसीयत विधेयक है। वो क्वेश्चन वहां लागू ही नहीं होगा, ना पैदा होगा। वहां हमेशा अवैध अतिक्रमणकारी ही माना जाएगा जब तक कि गवर्नमेंट के द्वारा उसको पट्टा ना दे दिया जाए या उसको भूमि स्वामी घोषित ना कर दिया जाए। तो ये साइटेशन मैंने एक समझाने के लिए आपको इसमें शामिल किए ताकि वो उसका जो महत्व है और जो हमारे जो टाइटल है उसको आप समझ सकें कि आखिर ये इसमें किस प्रकार से अप्लाई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति की भूमि की बिक्री या अंतरण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में भारत के विभिन्न राज्यों के भूमि राजस्व कानूनों में प्रावधान है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को मुख्यतः निम्नलिखित कानूनों और धाराओं में नियंत्रित किया गया है। ये हमारा अध्याय नंबर 4 है सर। इसमें अध्याय 5 में बस 4 अध्याय है सर। मतलब मैंने मुख्य मुख्य बातों पे ये आपकी बुक लिखी हुई पीडीएफ बनाया है। अब इसमें सर जो है सरकारी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। तो इसमें बताया है कि सरकारी संपत्ति की प्रकृति, जैसा कि आप जानते हैं, उसका स्वामित्व तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास ही होता है। तो ये जो अमूमन जो है कि सरकार ऐसी संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और निपटान के संबंध में उसकी कार्रवाई जो है कि सार्वजनिक हित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होती है। तो सार्वजनिक संपत्ति की जो मैंने अभी आपको परिभाषाएं बताई हैं वो वाली परिभाषाएं बताई हैं जिसमें उनको पट्टा भी दे दिया गया है, भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदान किए गए। ये उसका दूसरा रूप है। जैसे कि पार्क, गवर्नमेंट पार्क, सार्वजनिक बैठकें, जैसे कि बस स्टॉप पे छत डाल के और आम पब्लिक के बैठने के लिए जगह बना दी जाती है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आती है। इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो वो सार्वजनिक उपयोग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रखी जाती है। तो उसकी तो वसीयत भी नहीं की जा सकती, ना उसका अंतरण किया जा सकता। वहां भी ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा, ये चीज लागू ही नहीं होगी। ये तो वहां पैदा हो सकती है, संभावना वहां बन सकती है कि उनको विशेष तरीके से पट्टा दिया गया, भूमि स्वामी अधिकार उनको प्राप्त हो चुके हैं, सक्षम प्राधिकारी से उन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली है और विक्रय करने के भी अधिकार उनको मिल चुके हैं। तब ये सवाल होगा कि हाँ वो उसकी वसीयत भी कर सकते हैं। जब विक्रय कर सकते हैं तो फिर वसीयत के भी अधिकार सर उनको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं। इसमें मैंने कानून भी लिखे हुए हैं, वो डिटेल में निपटान के लिए कानूनी छाया इसमें 2018 के नियम 8 के अनुसार सरकारी संपत्ति का निपटान केवल राज्य सरकार की सामान्य या विशेष मंजूरी से ही किया जा सकता है। संपत्ति का प्रबंधन करने वाला प्राधिकारी ऐसी मंजूरी के बिना इसे अलग नहीं कर सकता या उस पर भार नहीं डाल सकता, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से वसीयत और सरकारी संपत्ति, दस्तावेज में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि सरकारी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। ये कोई कानून नहीं है सर इसका। ये कानून एक आपको उस प्रोसेस पे चल के आना पड़ेगा, तब संभव है कि आपको विक्रय का अधिकार मिल पाए। बाकी ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि सरकारी संपत्ति की वसीयत वैध है या उसको की जा सकती है। लेकिन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई और समझाई है। आगे देखते हैं। इसमें यह देखते हुए कि सरकारी संपत्ति व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं होती है बल्कि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी जाती है, इसे निजी संपत्ति की तरह वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सरकार अपनी संपत्तियों पर अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण रखती है जिसे व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। ये स्पेशली वो चीज हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि गवर्नमेंट ने गांव में चारागाह रखी है पूरे गांव के पशुओं के चरने के लिए। वो सवाल ही नहीं उठता उसका विक्रय अंतरण का। शहरों में बच्चों के खेलने के मैदान और सार्वजनिक पार्क और बस स्टॉप, ये ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो उस श्रेणी में आती नहीं है। वहां तो ये प्रश्न अप्लाई नहीं होता क्या उनकी वसीयत की जा सकती है। लेकिन क्या उनका विक्रय किया जा सकता है, ये अप्लाई कहाँ होता है, जब ये कंडीशन पैदा होती है जो मैंने आपको बताई है। इसमें राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान बनाम सीतापुर नागर निगम सुप्रीम कोर्ट, सुनील कुमार जैन बनाम किशन सुप्रीम कोर्ट, इसमें फैसले भी हैं सर जो इसमें दिए गए हैं। अपवाद और विशेष मामले, जबकि सरकारी संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती
ऐसे उदाहरण हैं जहां संपत्तियों को विशिष्ट शर्तों के तहत सौंपा या पट्टे पर दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करें और कानूनी ढांचे का पालन करें। ये भी एक इसका उदाहरण है सर। इसमें चौथा है, पांचवे पे निष्कर्ष है सर अंत में इसमें, उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से प्राप्त कानूनी सिद्धांतों के आधार पर सरकारी संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती। इसका प्रबंधन सख्त नियमों के तहत किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाती है और किसी भी तरह के निपटान के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है। व्यक्ति सरकारी संपत्ति के स्वामित्व का दावा उस तरीके से नहीं कर सकता जिससे इसे वसीयत के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सके। हस्तांतरित वही कर सकता है जो उसका मालिक होगा। सरकार मालिक है, आप नहीं कर सकते। सिफारिशों भी इसमें बताया गया है और इसमें कुछ न्याय दृष्टांत भी है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 21 नवंबर 2023 का है, अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति और अन्य, क्या कहता है अनुसूचित जनजाति की भूमि के विक्रय के संबंध में। तो मैं स्पेशली उसी पॉइंट को पढ़ देता हूँ सर। ये कम से कम मेरा जहाँ तक ख्याल है 40-50 पन्नों का ये फैसला है। ये मैंने इस ई बुक के अंदर लिख दिया है। इसके कुछ फैक्ट बता देता हूँ शुरुआत के में, जो मैंने येलो से अंडरलाइन किए हैं। मुकदमे की संपत्ति में राउल किला के मोजा दुर्गापुर के सुंदरगढ़ क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि का एक टुकड़ा शामिल है। वर्ष 1962 से पहले संपत्ति चांद ओरम और पेरा ओरम की थी। ये दोनों ओरावा जनजाति से संबंधित हैं, जो कि उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जनजाति है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया है। 21/12/1962 को चांद और पेरा ने मिलकर 0.75 डेसीमीटर भूमि में अपना अधिकार और हित मंगल सिंह मानकी के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। दोनों ने मिलकर। उक्त मंगल सिंह मानकी भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति थे। मंगल सिंह मानकी ने उप विभागीय अधिकारी पंपोष से अनुमति प्राप्त करने के बाद 7/4/1964 को एक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा 0.40 डेसिमल भूमि रत्नमणि महापात्र के पक्ष में बेच दी। मतलब उन्होंने इनको बेची, इन्होंने महापाल रत्नमणि के पक्ष में बेच दी। और उसी दिन एक अन्य पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा 0.35 डेसिमल भूमि हरिहर प्रधान नामक व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी। पहला, दूसरा, तीसरा विक्रेता आ गया। 6/9/1975 को वादी अपीलकर्ता डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने रत्नमणि महापात्र से 0.40 डेसीमीटर में से 0.195 डेसीमीटर भूमि खरीदी। ये इन्होंने खरीदी बाद में। वादी प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई यह भूमि ही विवाद का विषय है। वादी की यह भूमि प्लाट संख्या 11,1147/1 के रूप में क्रमांकित की गई थी। ये इसके फैक्ट हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला पहुंचा था और डिसाइड किया गया था। अब ये फैसला तो सर आप देख रहे हैं काफी बड़ा है। मैं स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूं, क्योंकि यदि इसका पूरा मैंने इंटरप्रिटेशन किया तो 5 घंटे का सर वीडियो आपका बनना बड़ी आसान बात होगी। इसलिए मैं मुख्य बात जो हमारे प्रश्न से संबंधित है उसी पे फोकस करते हुए उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये आ गया सर, आप देख रहे हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इसको मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट। मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए हम पाते हैं कि भूमि में अंतिम स्वामित्व राज्य में नहीं थे, जो कि प्रख्यात डोमेन के सिद्धांत पर है। मतलब हर भूमि का स्वामित्व जो शासन की है उसका राज्य या केंद्र सरकार में होगा। इसका एक सिद्धांत है डोमेन का। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डोमेन के सिद्धांत का शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है कि डोमेन के सिद्धांत पर आधारित है कि उसका स्वामित्व राज्य में नहीं थे। आदिवासियों को भूमि रखने का अधिकार दिया गया है, जो अधिकार गैर आदिवासियों के पक्ष में अविभाज्य है। मतलब आदिवासियों को भूमि दी गई है और उनकी भूमि को लोग खरीद ना सकें, और वो जिस मकसद से दी गई है ताकि उनका विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह से वो पिछड़े ना रहें और उनको भी आर्थिक मदद मिले, जीविका के साधन मिले, और वो ऐसा ना हो कि उसको बेच दें और दूसरे लोग ऊंची कीमत पर खरीद लें। तो इसलिए इस कानून को बनाया गया है कि वो किसी की भूमि को खरीद ना सकें। तो उसका स्वामित्व तो डोमेन के सिद्धांत के अनुसार राज्य में रहेगा। गैर आदिवासी के पक्ष में अविभाज्य। यह स्पष्ट है कि कानून किसी आदिवासी को प्राप्त अचल संपत्ति के अधिकार और गैर आदिवासी के पक्ष में हस्तांतरित या अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको मेरे रजिस्टर के अंदर से भी संपदा 2.0 के बारे में पढ़ के बताया था कि अचल संपत्ति के अधिकार गैर आदिवासी के पक्ष में हस्तांतरित या अधिग्रहित करने की अनुमति नहीं देता, जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति द्वारा अनुमति न दी गई हो।
ये हमारे टाइटल का जो प्रश्न है, जिसको मैं आपको वीडियो के प्रारंभ से ही समझाता चला आ रहा हूँ, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पेरा में ये बात को लिखी गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को कह रहा है कि किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति द्वारा अनुमति ना दी गई हो। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दे दी गई है तो वो उस अनुमति के बाद फिर उस जमीन को किसी भी अन्य व्यक्ति को भी बेच सकता है, लेकिन बिना अनुमति के नहीं बेच सकता। जब वो बेचने का अधिकार पा लेता है तो सर वसीयत का तो अपने आप ही मिल जाता है, तमाम अंतरण के अधिकार अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इस आगे बढ़ते हैं। ये पूरी साइटेशन है, न्याय दृष्टांत है सर, आप देख रहे हैं। ये स्क्रॉल करके मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। ये अब जाके साइटेशन पूरी हुई। और वसीयत को चुनौती देने का कानूनी प्रावधान क्या है, ये भी इसमें मैंने अध्याय में शामिल किया है। और वसीयत पे आपत्ति के कुल 50 तरीके, इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी बना के उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दी है। इसी प्रकार से वसीयत को चुनौती देने के अधिकार, इस पे भी स्पेशल वीडियो बनाया है। वसीयत कितने समय तक वैध होगी, वसीयत पे तकरीबन 50 वीडियो सर मैं बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और चूंकि व्यूअर्स के बीच में कुछ सवाल भी आ गए थे और मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बनाना आवश्यक है, तो ये मेरे को जैसी समय मिला वैसे ही मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। और मेरे कुछ व्यूअर्स के सवाल भी हैं, जैसे कि नोटरी के ऊपर जो है कि बंसल जज साहब ने कुछ विशेष अभी जजमेंट पारित किया है, आदेश दिया है। उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। जस्ट अभी जो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो है ये सरकारी भूमि के संबंध में है। तो इसमें बताया गया है कि वसीयतकर्ता दबाव या धोखाधड़ी में की गई है, वसीयतों के नियमों का उल्लंघन है, तो ये उस पर वसीयत के आपत्ति की जा सकती है। पूरे मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि धोखाधड़ी से, कपट से बनाई गई है, डरा धमका कर बनाई गई है, या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 का उल्लंघन करते हुए बनाई गई है। तो इस पे धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का एक बड़ा जाना माना फैसला है, उस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। और धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023, और इस पे भी काफी वीडियो बनाए, ऐतिहासिक फैसला करके भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो सभी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं। सरकारी भूमि पर वसीयत के खिलाफ दावे और विवाद। भाई आपने सरकारी जमीन पे अपने परभारे घर में अपने मन मर्जी से वसीयत कर दी तो कोई अधिकार पैदा नहीं होगा सर उससे आपको, चाहे आप कुछ भी कर लें उसमें। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 में बताया गया है कि यदि कपट धोखाधड़ी से की गई है तो उस वसीयत को शून्य कराया जा सकता है। अध्याय 4 में है सर अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की भूमि। तो इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के भूमि राजस्व के कानून अलग अलग बताए गए हैं। और भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद है 244 और अध्याय 10, उसमें इसमें विशेष प्रावधान दिए गए उनकी भूमि के संबंध में कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति भूमि की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आने वाली 5वीं अनुसूची में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल को अधिकार है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरण पर रोक लगा सके या उस पर नियंत्रण रख सके। इसे जनजाति भूमि की गैर जनजाति लोगों को बिक्री या स्थानांतरण पर रोका जा सकता है, इसका विशेष प्रावधान से भारत के संविधान में बताया गया है। और ग्राम सभा या पंचायत की अनुमति के बिना अनुसूचित जनजाति की भूमि का अंतरण नहीं हो सकता, मतलब उसमें अनुमति इनकी भी लगेगी। और खास तो अनुमति सक्षम प्राधिकारी की होती है। सक्षम प्राधिकारी कौन माना जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्राधिकारी निर्धारित किए गए। कहीं कहीं कलेक्टर हैं, अधिकांश जगह कलेक्टर महोदय को ही अधिकार दिए गए, लेकिन हो सकता है कि हर क्षेत्र में, हर कानून में अलग अलग विधि अप्लाई हो। ऑल इंडिया में जैसा भी आपके क्षेत्र में जो भी हो, आपको वहां से पता आप कर सकते हैं संबंधित राजस्व कार्यालय में जाकर। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों के राज्य भूमि अधिनियमों में विशेष प्रावधान अलग अलग दिए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता 1959 की धारा 165 में बताया गया है कि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी कृषि भूमि का विक्रय किसी गैर जनजाति को तभी कर सकता है जब कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ले। ये धाराएं सर ऊपर नीचे हो सकती हैं, आप इस बुक में से आप टैली कर लेना, मुझसे जहां तक हो सकता है मैंने सही लिखने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की धारा 165(7), अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा कृषि भूमि का अंतरण बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के वैध नहीं है, ये इसमें बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, हालांकि इस अधिनियम में सीधे तौर पर यह नहीं बताया गया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को धोखे से भूमि से वंचित करना दंडनीय अपराध इसमें बताया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे वीडियो के टाइटल को समझने में मदद करती है। सारांश में लिखा है प्रमुख धाराएं और इसके बारे में, और अंत में सर समापन के बारे में लिखा है मैंने।
और ये जो ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है, जैसे कि मैंने आपको इस पूरी ई बुक से परिचय भी करा दिया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धाराओं को मैंने अभी नहीं लिखा है और रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। इसमें टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं। नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स मतलब वो निर्वसित दस्तावेज जो वसीयत नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन कार्यालय में कराना आवश्यक होगा। और क्या नोटरी अदालत में मान्य, इस पे भी मैंने वीडियो बनाए। नोटरी पे भी लगभग 50 से ऊपर सर वीडियो में बना चुका हूँ और लगभग 76 से ऊपर ई बुक्स में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ई बुक डाउनलोड के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक लिंक आपको दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे और अब पूरी सारी ई बुक्स आपको प्राप्त हो सकती हैं। आप उसमें से देख सकते हैं आपके लिए कौन सी उचित है और यदि आपको आवश्यक लगता है तो आप उसको वहां से परचेज कर सकते हैं। आप वीडियो के ई बुक के साथ मेरा वीडियो सर आप जरूर देखें, क्योंकि कई बार आप खाली बुक्स आप पढ़ते हैं तो आप उसमें कई अतिरिक्त अपेक्षाएं जो आपके मन में रहती हैं और आपको उस ई बुक के अंदर प्राप्त नहीं होती हैं, तो आप उसकी अपेक्षाएं करने लगते हैं कि ये इस ई बुक में ये चीज और होना चाहिए थी। क्योंकि हमारा वीडियो टाइटल से संबंधित होता है, जैसे कि क्या सरकारी भूमि की वसीयत वैध है, तो हम कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कानून तो बहुत सारे हैं सर, अगर उनकी व्याख्या या उनको मैं बताना चालू करूंगा तो हम नॉन स्टॉप 5 दिन तक मतलब वीडियो बना लेंगे और 5 दिन तक हमारा टॉपिक ही खत्म नहीं होगा। तो आपके मन में जो अपेक्षाएं या कुछ नई चीजें पैदा होती हैं तो आप उसको कमेंट्स में कर सकते हैं। उस पे मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो और ई बुक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वकालत का कार्य भी सर मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं समय निकाल कर इस काम को भी आपके लिए करता हूँ। और नोटरी से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाया, वसीयत से भी, और बीएनएस की धारा 2 पे कुल 39 वीडियो में सर मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से सर आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि क्या सरकारी जमीन पर वसीयत वैध है, सरकारी भूमि पर वसीयत का कानून, लीगल एडवाइस इन हिंदी। इस पे मैं आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी कानून के तहत सर आपको दे चुका हूँ। आपके डाउट को, कंफ्यूजन को मैं पूर्णतः क्लियर कर चुका हूँ, जो अक्सर लोगों के मन में पैदा होता है कि चलो इस जमीन की तो हम वसीयत ही कर देते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं सर। अक्सर होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी जगह का उपयोग उपभोग करने लगता है तो उसका उस भूमि से ऐसा अपनापन और लगाव हो जाता है कि वो खुद को ही मालिक मानने लगता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक इसका कोई और है। तो वो कंडीशन हमेशा अप्लाई नहीं हो सकती। एक एडवर्स पोजीशन भी होता है जिसको हम कहते हैं, मैं अब क्योंकि बात निकल रही है इसी टॉपिक पे बता दूं, लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें एडवर्स पोजीशन को भी परिभाषित किया गया, प्रतिकूल कब्जा। वो उस कंडीशन में लागू होता है कि यदि आप किसी संपत्ति के मालिक हैं तो आप मालिक ही हैं। अब आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया, आपको पता लग गया, आपने देख लिया, आप चुप हैं, मौन हैं आप। कब्जा करने के बाद उसने घोषणा कर दी कुछ टाइम बाद, साल भर 2 साल बाद या जस्ट बाद, जैसी भी स्थिति हो, कि आज से जगह का मैं मालिक हूं। अगर इस जगह की तरफ कोई भी आया और मेरे से जमीन छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। उसने चुनौती दे डाली और आपको चैलेंज दे दिया, आपसे कह दिया कि जगह का मैं मालिक हूं, आज के बाद इधर कदम मत रखना। अब चूंकि रिकॉर्डेड तो मालिक आप हैं, कब्जा भी आप ही का, उसने अवैध कब्जा कर लिया और आपको चुनौती भी दे दी और आप चुप्पी साधे बैठे रहे। ऐसे ही बैठे बैठे आपके 12 साल निकल गए। अब 12 साल निकल गए तो जो एडवर्स पोजीशन है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वो मालिकाना हक सर प्राप्त कर लेगा। 12 साल बाद जब आप नींद खोलेंगे तब वो इस आधार को लेके आएगा कि 12 साल से ज्यादा इस पे मेरा कब्जा है, मुझे मालिक घोषित किया जाए। तो ये एडवर्स पोजीशन होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब व्यक्ति उस भूमि का मालिक बन जाता है। गवर्नमेंट की भूमि के संबंध में वो समय अवधि 30 साल की बताई गई है, लेकिन चूंकि आपने कब्जा कर लिया, गवर्नमेंट की ओर से आपको नोटिस भी आ गया और आप जुर्माना भी भर रहे हैं, तो आपको एडवर्स तो बनेगा ही नहीं सही उसमें एडवर्स पोजीशन, क्योंकि गवर्नमेंट आपको अवैध कब्जाधारी ही मान रही है, आप पे जुर्माना भी कर रही है और आपसे कब्जा छीनने के लिए नोटिस भी दे रही है। तो वो एडवर्स पोजीशन की कंडीशन में कभी आ ही नहीं सकता। या आ किस कंडीशन में सकता है कि वो आवंटन की गई है, जो मैंने आपको बताया है, वो विशेष वर्ग को, तब वो स्थितियां बन सकने की एक संभावना पैदा हो सकती है। बाकी हम ऐसे सोचें कि हम गवर्नमेंट की संपत्ति को कैसे भी अपनी बना लें तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता सर। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने
जहां तक मुझसे बन सकता था आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि आपकी समझ में सारी बात आ भी गई है। और मैंने मेरे वीडियो से संबंधित जो कानून था, जो हमारे टाइटल से रिलेटेड जो कानून था, उसी के ऊपर मैंने आपको संपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।